हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी पॉइंट। मैं हूं मोनिका और आज हम कवर करने वाले हैं BPCG 173 कोड की ब्लॉक नंबर 3। हमने इससे पहले ब्लॉक 1 और 2 को कवर कर लिया है। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके उन्हें देखिए। और आज हम क्लियर करेंगे ब्लॉक 3 में जो भी हमारी यूनिट्स हैं उन सभी को। तो बहुत शॉर्ट में मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसको कम्प्लीटली देखना। तो यूनिट 3 में बता रखा है तनाव का सामना करना। यूनिट 1 में तनाव क्या होता है, यूनिट 2 में तनाव क्यों होता है और अब हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे इस पे प्रबंधन लगा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो यह ऐसी विधियां होती हैं जिसमें व्यक्ति अपने द्वारा अनुभव किए गए तनाव से निपटने का प्रयास करता है। देखो, सबसे पहले तो जो तनाव से जो हम बाहर निकलते हैं ना, उस सिचुएशन का नाम दे रखा है ताकि बार बार हम ये 4 वर्ड ना बोले, तनाव का प्रबंधन या तनाव से बाहर निकलना। हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे कोपिंग। तो कोपिंग का मतलब समझ गए होंगे, ये ऐसी प्रोसेस, ऐसी टेक्निक्स जिससे हम तनाव से बाहर आए। और एक इसके ऊपर मैंने परिभाषा दे रखी है, मनोवैज्ञानिक तनाव के प्रति व्यक्तिगत प्रक्रिया जो अक्सर एक नकारात्मक घटना से संबंधित होती है। तनाव ज्यादातर नेगेटिव चीजों से जो होने वाले होते हैं ना, जो कि हमें मेंटली प्रेशर देते हैं, उनसे बाहर निकलना है। पॉजिटिव जो स्ट्रेस होता है उससे बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, तो ये पहली चीज तो क्लियर हो गई होगी। सेकंड है कोपिंग के लक्षण। इसके लक्ष्य क्या है, इसका एम क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो कोपिंग का एम होता है पहली बात तनाव से निपटना, यानी कि स्ट्रेस से बाहर आना, इसका प्रभाव को कम करना। बिल्कुल बाहर नहीं आ पा रहे तो कम से कम उसका जो रेंज है, उसका जो प्रभाव है उसको तो कम कर ही सकते हैं। नकारात्मक पर्यावरणीय परिस्थितियों को कम करना, जो भी नेगेटिव जो स्थितियां हमारे आसपास बनती जा रही हैं स्ट्रेस की वजह से, उनको टैकल डाउन करना, है ना। जो इंसान बीमार होता चला जाता है स्ट्रेस में जाने के बाद, तो उस बीमारी की ओर जाने से उसको रोकना। और नकारात्मक स्थितियों का समायोजन करना, जो भी उसके आसपास नेगेटिव चीजें हो रही हैं उन सभी को जोड़ के एक पॉजिटिव नजरिए को दिखाना, उसका एक आत्म छवि बनाना, सकारात्मक समायोजन करना, ये सब चीजें उसके लक्ष्य होते हैं। अब देखते हैं कोपिंग की शैलियां। शैलियों के अंदर आप ये कह सकते हो कि कितने कितने टाइप की प्रोसेसेस होती हैं तनाव की जिनसे हम बाहर आ सकते हैं। बाकी विधियां तो हम पढ़ेंगे ही, फिलहाल हम शैलियों पर ध्यान देते हैं। तो पूर्व सक्रिय कोपिंग और परजीवी कोपिंग, परिवर्जित कोपिंग, इनके बारे में हम देखते हैं। तो सीधे तनावपूर्ण स्थिति या घटना का सामना करने के बाद जो विचार विकसित करके कार्रवाई करना। सपोज कोई व्यक्ति है ए नाम का, उसने कोई स्ट्रेस लिया है, स्ट्रेस ना नेगेटिव स्ट्रेस है किसी चीज को लेकर। सपोज उसके प्रियजन की मृत्यु हो गई या कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता हो, या फिर एग्जाम वगैरह में मार्क्स ना आना, है ना, बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक ना करना, इसमें भी कई बार इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। तो अब क्या करना है, पूर्व सक्रिय पहले की जो प्रोसेस हुई वो और जो अब हम देखने वाले, दोनों के बीच में ना डिफरेंशिएशन करना कि पहले मैं क्या सोच कर आया था, अब क्या हुआ, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, अपने आप को समझाना, है ना, सिचुएशन को मनवाना। अगर हम सिचुएशन मानने को तैयार नहीं होते हैं तो हम सिचुएशन से बाहर कैसे आएंगे। तो सिचुएशन को मानना, उसको अपनाना, उसके बाद उसको टैकल डाउन किया जाता है ना। इसकी गलती होती है, मानोगे नहीं तो सुधारोगे कैसे, ऐसे ही कुछ होता है इसके अंदर भी। तो नेक्स्ट है संवेग केंद्रित कोपिंग और समस्या केंद्रित कोपिंग। संवेग दैट्स मीन इमोशंस, है ना, जो इमोशंस पे आधारित होती है वो वाली कोपिंग क्या होती है, और जो समस्या पे आधारित होती है वो वाली कोपिंग क्या होती है। तो इन दोनों के अंदर इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, जिसकी कई रिलेशंस में ब्रेकअप या फिर तलाक ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, जिसके बाद भी इंसान स्ट्रेस में आता है। और ये स्ट्रेस किस टाइप का होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है। तो इस पे कंट्रोल डाउन करना, ये सब भी हम इसी में देखेंगे। 6th यूनिट में इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है यूनिट 7 जिसका नाम है तनाव प्रबंधन के तरीके। तो इसमें हम तकनीकों के बारे में जानेंगे। पहली टेक्निक है इसके अंदर विश्रांति तकनीक, यानी कि रिलैक्सेशन। इस रिलैक्सेशन के अंदर क्या करना होता है, जैसे हम योगा आसन वगैरह करते हैं ना, उस टाइप का ही करना होता है। मांसपेशियों को सिकोड़ना और शिथिलन करना, यानी कि जो भी हमारी मसल्स हैं उनसे एक्सरसाइजेस करना कम से कम 15-20 मिनट तक डेली। लेकिन इसमें भी ना क्या बात ध्यान रखने लायक है, तो जो इसका भी कभी भी इसका अभ्यास करेंगे तो कब करना चाहिए, व्यक्ति कौन सी जगह पे करे, तो वो उसकी ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे वो आरामदायक महसूस करे।
ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे उसको बड़ा अजीब सा फील हो, है ना, बैठने का ही मन ना करे, जहाँ पे वो रिलैक्स रहता हो, ऐसी जगह पे। और ऐसा समय जब वह कम से कम विकर्षण हो, यानी कि ऐसा टाइम लेना चाहिए जब कम से कम डिस्ट्रैक्शंस उसके पास में हो। इसलिए योगा वगैरह का टाइम भी सुबह सुबह ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस टाइम सबसे कम डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आत्मविश्वास के साथ धैर्यपूर्वक करना चाहिए, यानी कि हमें एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में आके करना चाहिए जो भी एक्सरसाइज वगैरह हैं, और जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। नशीली वस्तु या दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से भी पीड़ित है तो उसको दवाइयाँ को सेवन करते वक्त ना डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद में एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और पीठ दर्द, फ्रैक्चर, अन्य चोट जिनको लगी हो उनको भी सावधान रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान भी एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम तनाव से बाहर आ सकते हैं, स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि आपको टाइप्स यहाँ देखने को मिलेंगे कि अलग अलग टाइप का ध्यान लगाना भी होता है। पहला होता है चेतना। चेतना का मतलब होता है हमारा जो अंतर्मन है उसके बारे में। तो अपने माइंड को ना अपने आप जागरूक बनाओ, अवेयर बनाओ, एक स्थान पर बैठना सीखो, है ना। तनाव वाले जो इंसान होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनसे एक जगह बैठा नहीं जाता है, वो यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, शांति पाने की कोशिश करते हैं लेकिन शांति मिलती नहीं है। तो पहले तो अपने माइंड पे वर्क करना है। दूसरे टाइप का होता है पारलौकिक ध्यान। कुछ लोग होते हैं जो मंत्र वगैरह का जाप करने लग जाते हैं, ध्यान आराधना में अपने आप को लीन कर लेते हैं, है ना। फिर वो मंत्र वगैरह बोलते रहते हैं, धार्मिक गाने सुनते रहते हैं, इससे भी उनका ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है और वह काफी हद तक ना स्ट्रेस से बाहर आने लग जाते हैं। इसके अलावा निर्देशित ध्यान, इसके तो नाम से पता लग रहा है कि इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंस्ट्रक्शंस के थ्रू स्ट्रेस से बाहर लाए। अब आप खुद सोचो, आप कभी स्ट्रेस में हो तो आपका मार्गदर्शन, यानी कि उस टाइम पे आपको कौन स्ट्रेस से बाहर लाता है, तो आपका पक्का वाला दोस्त। उस दोस्त के पास बैठ जाओ, 15 मिनट बाद स्ट्रेस छूमंतर हो जाता है, तो वो आपको निर्देशित ही तो कर रहा है। कौन सा वाला टेक्निक अपना ही पता लग गया आज। नेक्स्ट है विपश्यना ध्यान। विपश्यना ध्यान के अंदर क्या होता है कि शरीर और मन को एक तरफ लाना होता है। कई बार क्या होता है, हम स्ट्रेस में इतने हो जाते हैं कि माइंड में कुछ चल रहा होता है, सड़क के बीच में आ गए चलते चलते, एक्सीडेंट होने वाले होते हैं, इतने में बाइक वाले सुना के चले आते हैं, दिखता नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि शरीर और मन एक जगह कंट्रोल में नहीं थे, मन अलग भाग रहा था, शरीर अलग भाग रहा था। अपने आप को निरीक्षण करना, अपना सेल्फ टेस्ट करना इसके अंदर। नेक्स्ट है स्नेहमय करुणा ध्यान। इसके अंदर में उस व्यक्ति से इंस्ट्रक्शंस ली जाती हैं जिससे हमें प्रेम हो, है ना, जिसकी हम बात माने। तो ऐसे प्रेम दया वाली भावना जिनमें होती है, जिसकी मम्मी हो गई, हमारे दोस्त हो गए, है ना, कोई प्रेमी प्रेमिका, जो भी इंसान जिसकी आप बात मानते हो, जिसकी बात की वैल्यू हो, जिसका आप इज्जत करते हो, वो हर कोई इंसान जिससे आप स्नेह में रहते हो, उसके थ्रू जो आप ध्यान लगाते हो, वो भी एक तरीके का स्ट्रेस से बाहर लाने का तरीका होता है ना। नेक्स्ट है चक्र ध्यान। चक्र ध्यान के अंदर आपको बताया गया है इस बुक के अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर कुल 7 पॉइंट्स होते हैं और वो हमारी ऊर्जा के केंद्र होते हैं। अब हम जब योगा करते हैं ना तो उन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, और उन पॉइंट्स को प्रेस करने के बाद हमारी जो अंदर ऊर्जा होती है ना, एनर्जी होती है, उसका लेवल बढ़ जाता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद जो स्ट्रेस है उससे बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट है योग। तो योग के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले तो ये सभी जानते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे है वो कौन सा डे है, 21 जून, जो कि रिसेंटली अभी गया है। योग के आयाम, इसके आयाम क्या क्या होते हैं, तो आसन, यम, नियम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, ये सारे इसके आयाम होते हैं जो कि हमारे योग के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे आसन के प्रकार। आपकी बुक के अंदर ना इसमें पोस्चर्स बता रखे हैं। अगर मैं यहाँ लिखती तो शायद वो इतना समझ में नहीं आता। आप इन नाम को ना सर्च करके देख सकते हो कि पोस्चर्स कैसे हैं, और आप बना बना के लिख देना। और जिन बच्चों ने 12th क्लास में एजुकेशन करके सब्जेक्ट पढ़ा होगा, फिजिकल एजुकेशन, उसके अंदर तो आपको पता ही होगा क्या क्या होते हैं, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, है ना। तो ये नाम को दे रखे हैं मैंने, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन और प्राणायाम। इनके बारे में बस ये देख लेना कि पोस्चर्स कैसे हैं, बाकी आप इनके बारे में लिखकर आ सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है संचेतन, माइंडफुलनेस, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है, स्कूलों वगैरह में भी एक स्टार्टिंग का फर्स्ट पीरियड माइंडफुलनेस का लगाया जा रहा है।
क्योंकि हमारे जो स्ट्रेस लेवल है इंडिया का बच्चों का वो बढ़ता जा रहा था इसलिए। तो संचेतन व्यक्ति की सोच, अनुभव करने का तरीका, शारीरिक संवेदनाएं और वर्तमान क्षण में उसके आसपास की जागरूकता को दर्शाता है। कर क्या रहा है ये? हमारी थिंकिंग को बढ़ा रहा है, हमारे एक्सपीरियंस के तरीके को बढ़ा रहा है, हमारी इमोशंस को, फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल डाउन कर रहा है। माइंडफुलनेस ऐसी प्रोसेसेस होती है इसके अंदर, सांस लेना है ना, गहरी गहरी सांस लेना, ऐसी वाली एक्सरसाइज की जाती है और सांस लेने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना। सांस लिया, रोका, उसके बाद रिलीज किया, तो इससे क्या होता है हमारे माइंड तक ऑक्सीजन पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट है जैव प्रतिपुष्टि यानी कि बायोफीडबैक। इसके अंदर क्या होता है, भौतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति सतर्कता। कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स दी जाती है सामने वाले व्यक्ति को, जिसको उसको ना बॉल वगैरह फेंक के दे रहे हैं, अब उसको कैच कर रहा है, लगनी नहीं चाहिए, उसको कैच कर रहा है। तो एक तरीके से आप खुद सोचो, आप बॉल को कैच कर रहे हो, कुछ और सोचते हुए कैच कर रहे हो, क्या कभी कैच कर पाओगे? नहीं। तो आपको ध्यान एक जगह तो लाना ही पड़ेगा। मेन रीजन क्या होता है स्ट्रेस से बाहर आने का, कि हम ना एक जगह अपने ध्यान को इकट्ठा कर लें। जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारा ध्यान यहाँ वहाँ होता है और हम बिखरे हुए होते हैं, और जब हम स्ट्रेस को ठीक कर रहे होते हैं तो हम समेट लेते हैं उस सब चीज़ों को, यानी कि सारा केंद्रण एक तरफ ले आना। तो भौतिक प्रतिक्रियाओं पर बहुत जल्दी सतर्क होते हैं, हर चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब वो स्ट्रेस से बाहर आने लग गए, तो ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। एंड द लास्ट है इस यूनिट का, इस ब्लॉक का यूनिट नंबर 8, तनाव प्रबंधन तकनीकें 2। अभी तक जो हमने पढ़ी वो फर्स्ट लेवल था, ये सेकंड लेवल है। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले संज्ञानात्मक पुनर्गठन। तो संज्ञानात्मक पुनर्गठन क्या होता है? तो व्यक्ति के रचनात्मक और यथार्थवादी विश्वास को बढ़ाता है, ठीक है, और इसके अंदर विचार की प्रक्रिया को बदला जाता है। हमेशा कुछ इंसान देखे होंगे हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, कुछ इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ भी गलत से गलत हो जाए तो वो उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो थिंकिंग कैसे उनकी अलग अलग है, या कोई नेगेटिव सोचने वाला इंसान क्या कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकता? क्यों नहीं भाई, थिंकिंग तो अपने ऊपर डिपेंड करती है, तो हम वो भी सोच सकते हैं, तो कैसे? तो एक तर्क संगत संवेदनात्मक व्यवहार होता है, ABCDE तकनीक नाम है इसका, अल्बर्ट एलिस के थ्रू आई थी। इस टेक्निक को हम देखते हैं इसके अंदर क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो उत्प्रेरक घटना, सिचुएशन दी जाती है, सिचुएशन के बाद उसको थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश की जाती है। कोई भी जो घटना है, कोई भी सिचुएशन है, पहले तो वो आएगी, और उसके प्रति जो धारणा है व्यक्ति की वो दो तरीके की हो सकती है, या तो तर्क संगत या तर्कहीन, यानी कि या तो रीजनिंग होगी उस बात के अंदर, या तो बेफालतू की बातें ही होंगी। रिजल्ट क्या निकलता है? जो तर्क संगत होता है वो संवेगात्मक और व्यवहारात्मक मोड उनके अच्छे होते हैं, जबकि तर्कहीन के अंदर क्या होता है, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक जो तर्क होते हैं वो बेकार होते हैं, मतभेद आ जाते हैं इनके अंदर, योजना नहीं बना पाते हैं, वाद विवाद होते रहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है? तो कार्य में प्रस्तुति के दौरान गलती करना, यानी कि कार्य जो करेंगे, जो भी काम करेंगे वो गलती करते रहेंगे उसके अंदर। स्ट्रेस तो दोनों को ही है ना, लेकिन सोचने की थिंकिंग अलग है, लास्ट तक ठीक हो जाएगा। विश्वास क्या होता है? इनके अंदर होता है कि मैं से ना काम कभी कभी होता है, लेकिन जो इस टाइप के जो तर्कहीन लॉजिक लगाते हैं वो बोलते हैं मैं अयोग्य हूँ, आई एम अनेबल, मैं ये काम कभी कर ही नहीं सकता जिंदगी में, इस टाइप के इंसान बन जाते हैं। फिर रिजल्ट क्या निकलता है इसका? जो ये वाले इंसान होते हैं ना, थोड़े से उदास तो होते हैं, लेकिन बोलते हैं मैं अगली बार मेहनत करूंगा, देन देखा जाएगा। लेकिन ये वाले इंसान हमेशा उदास रहेंगे और हार मान लेंगे, मैदान छोड़ के भाग जाएंगे सिचुएशन से। ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ये हायरार्की टाइप का बना रखा था, आप एक और बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है समय प्रबंधन। तो समय प्रबंधन के ऊपर क्या आप लोग इसके ऊपर बना के लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। सबसे पहले प्राथमिकताकरण, आपको ना टाइम मैनेजमेंट करते वक्त पहले उन कामों को लेकर आना है जिनकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, उन कामों को छांटना है। उसके बाद उन कामों के लिए टाइम फिक्स कर लेना है कि ये टाइम इस टाइम के बाद है। फिर सामूहिकरण, कई बार क्या किया जाता है, जिसकी हमें मार्केट जाना है और मार्केट जाने के बाद वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आनी है, तो हम वहाँ पे मार्केट में सामान लेने के अलावा आने जाने का रास्ता को भी तो काउंट कर लेंगे। तो यानी कि हमने क्या कर लिया, सामूहिकरण कर लिया। स्कूल जाते थे, स्कूल 7 से 12:30 का होता था, लेकिन जाने का और आने का टाइम इंक्लूड करके हम क्या बोलते थे, 1 बजे तक तो आ ही जाते हैं घर पे। ये हमने क्या किया, सामूहिकरण किया, है ना। अब खाना खाने में 15 मिनट लगते हैं,
लेकिन खाना खाने से पहले उसको परोसना, है ना, बर्तन वर्तन लेकर जाना, सारा काम समेटना, टाइम लग गया, आधा एक घंटा लग गया, हमने कंक्लूड कर लिया। तो ऐसे टाइम कंक्लूड करके टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, इसको कहते हैं सामूहिकरण। इसके बाद है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग के अंदर जो टाइम जो है हमारे टुकड़ों टुकड़ों में था, उसको कंक्लूड करके हमने एक बनाया। सपोज मुझे पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाने हैं, तो मैंने अलग अलग टाइम बनाया था, एक एक घंटे का 4 बार पढ़ाई के लिए। तो मैं उसका टाइम बॉक्सिंग करूंगी और कहूंगी मेरा स्टडी टाइम है 4 आवर्स, है ना, स्लीपिंग टाइम है इतने आवर्स। तो मैंने वो टाइम को कंक्लूड करा, बेशक वो अलग अलग टाइम पे थे, लेकिन फिर मैंने अपने काम के हिसाब से जाना कि मेरा इस काम में टोटल मैं इतना टाइम दे दूँ। उद्वसन के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर ना टाइम को जो कि ये मान लो जो काम के नहीं है उनको अलग किया जाता है। कार्यान्वयन का मतलब शुरू कर दो, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करके छोड़ नहीं देना, इसको फॉलो करना है। एंड देन लास्ट हम देखेंगे समय प्रबंधन की तकनीक, ठीक है। इसके अंदर एक ही दे रखी है नियोजन प्रणाली। नियोजन प्रणाली के अंदर भी बता रखा है कि समय बर्बाद करने वाले कारकों को रोकना। जब भी हम टाइम मैनेजमेंट करने देखेंगे ना, तो उसकी टेक्निक क्या है, पहले तो हम उन चीजों को लेकर आए जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, फिर भी हमने उस पर 2-2 4-4 घंटे लगाए, जिसकी रील्स देखना, ठीक है। आजकल तो सभी लोग यही काम कर रहे हैं, रील्स देख देख के पागल हो चुके हैं, टाइम अपना पता ही नहीं लगता, 5 मिनट से कब 50 मिनट हो गए हैं। तो उन चीजों को रोकना। प्रत्यायोजन करना, प्रत्यायोजन का मतलब होता है टाइम मैनेज करने के लिए जो काम ना ऐसे हैं कि आपके अलावा घर में कोई और कर सकता है या आप किसी और से करवा सकते हो, तो वो काम उसको दो। जिंदगी के सारे काम आप खुद ही करने लग गए ना, तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो छोटे मोटे जो काम होते हैं वो आप टालना सीखो, जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी और को देना सीखो, लेकिन इम्पोर्टेंट काम खुद ही करने हैं। और विलंबन से निपटना, यानी कि लेट जो होते हैं ना आप हर कामों के अंदर, उन लेट होने की वजह को जानना और उस चीज पे टैकल डाउन करना, उस चीज को ओवरकम करना। तो ये हमारे समय प्रबंधन की टेक्निक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ब्लॉक 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।